से सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम बहुत जल्दी क्रिमिनल लॉज पर नए एक्ट लाने वाले हैं। क्रिमिनल लॉ से मतलब है सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी से। हम सब जानते हैं कि अगर स्पेशल लॉ ना हो तो आईपीसी बेसिक लॉ है, उसका प्रोसीजर सीआरपीसी में दे रखा है। और एविडेंस कैसे कलेक्ट होंगे और एविडेंस की रेलिवेंसी क्या होगी, एविडेंस कौन से मान्य होंगे, कैसे मान्य होंगे, प्रूफ कैसे किए जाएंगे, प्रिज्यूम कैसे किए जाएंगे और उनकी मान्यता कितनी होगी, ये सब कुछ एविडेंस एक्ट में दे रखा है। अब इस विषय पर ये जो कानून हैं, इनके आने के पीछे के तर्क बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालांकि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम बहुत जल्दी इन कानूनों को लेकर आने वाले हैं। समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है अगर भारतीय समाज उसको सही से समझता है तो फिर इन कानूनों की प्रासंगिकता अपने को समझ में आएगी। पहली बात ये कि भारत में क्या कभी पीनल लॉ थे? ऐसा कहा जाता है कि पहला पीनल लॉ का प्रणेता पूरे विश्व में मनु थे। यानी कि मनु संहिता एक ऐसी संहिता है, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो समय समय पर संहिताएं आती रही हैं जो उस समय के संविधान कह लीजिए एक तरह से। तो मनु संहिता को पहली संहिता भारत में माना जाता है, पूरे विश्व में माना जाता है, जो पीनल लॉज को लेकर आई थी। इससे पहले पीनल लॉज का कॉन्सेप्ट नहीं था। विदेशों में ज़रूर, मैं इस्लामिक कंट्रियों की बात करूं या फिर मैं ईसाई कंट्रियों की बात करूं, वहाँ सीधी हत्या टिट फॉर टैट होता था। नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, आँख के बदले आँख। मतलब वो तुमने ऐसा किया तो वैसा तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा। अब उसमें सच क्या, झूठ क्या, क्राइम था कि नहीं था, तुमसे हो गया तो आपके साथ वैसा घटित होगा। ये कानून उनके यहाँ इस तरह की व्यवस्था रही। लेकिन भारत में हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर हमेशा से चलने वाले लोग हैं। हमने अवसर दिया है। अगर विभीषण, जो दुश्मन राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, अगर विभीषण भगवान राम की शरण में आया तो उन्होंने उसको अवसर जरूर दिया है। अगर कहीं गलतफहमी हो गई है और भरत भगवान के पास आ रहे हैं और गलतफहमी बस अगर लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि नहीं भरत सेना वाला दल बल के साथ आ रहे हैं, तो भगवान ने उनको अवसर अवश्य दिया है। यहाँ तक कि महाभारत के समय पर भी इस तरह की व्यवस्था रही है कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और उन्होंने कहा तुम सिर्फ 5 गांव की जमींदारी, 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं उनको मना लूंगा। यानी कि जो उत्तराधिकारी हैं, जो जिनको अधिकार होना चाहिए, वो उनको भी ऐसा रिफॉर्म करने के लिए कहा गया। ये भी ठीक है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम भारत के लोग कानून जो अब आ गया है 18वीं सदी के बाद, वो उसके अलावा हम धर्म से बंधने वाले लोग हैं। यानी कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब धर्म से मतलब यहाँ व्यवस्था से है। व्यवस्था से मतलब हमारे सबके अपने कर्तव्य हैं। मेरा कर्तव्य राजा के प्रति, राज्य के प्रति, इन पेड़ पौधों के प्रति, प्रकृति के प्रति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरे संबंधी, मेरे यार, मेरे दोस्त, ये जो पंचभूत पृथ्वी के हैं, प्रकृति के हैं, उन पंचभूतों के प्रति मेरी जिम्मेवारी बनती है। यानी कि हमारी ड्यूटी ही मेरा धर्म है। और ड्यूटी अगर सभी निभा लें और धर्म का पालन सभी कर लें तो फिर कन्फ्लिक्ट की कोई जगह नहीं होती। अब अगर कन्फ्लिक्ट की जगह नहीं होती कोई भी, तो फिर आप समझ लीजिए कानूनों की आवश्यकता क्यों है। हम अगर एंशिएंट काल में उठाकर देखते हैं उस समय के जीवन परिचय को, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जेलें नहीं थी, उस समय कहीं अदालत नहीं थी। राजा के राजमहल में राजद्रोही केवल हुआ करते थे, उनका निर्णय राजा कर देता था। राजा, महाराजा, सम्राट जो भी बैठता और उसके नीचे जो गवर्नर्स बैठते थे, उनके पास एक आध कोई केस आ जाता था इस प्रकार का, और वो भी दोनों स्वेच्छा से, ऐसा कहा जाए कि फ्रेंडली सूट आते थे। उन फ्रेंडली सूट में दोनों अपनी अपनी बात कहते थे। उसके बाद जो राजगुरु होता था वो कानून, वो धर्म की बात बताता था और उसके बाद राजा निर्णय कर देता था, दोनों उसको स्वीकार करके चले जाते थे। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ की रही है। लेकिन और ये व्यवस्था कोई ऐसा नहीं है कि एंशिएंट टाइम में थी। ये व्यवस्था हमारे यहाँ हम ये मान के चलें कि 17वीं 18वीं सदी तक रही है।
और मुगलों ने अत्याचार किया, आक्रांताओं ने भारत में धर्म परिवर्तन करवाया, आक्रांताओं ने भारत में माताओं बहनों के साथ गलत किया, आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, आक्रांताओं ने पूरा देश विनाश करके रखा। लेकिन उनको ये ध्यान में नहीं आया कि भारत की शक्ति कहाँ है। भारत की शक्ति तो धर्म में थी, इसलिए उस समय भी अकबर राज्य कर रहा था, दुर्दांत अपराधी था, दुर्दांत अत्याचार कर रहा था। फिर भी सूर, कबीर और तुलसी, यानी कि कबीरदास उस समय अपनी भाषा में कह रहे थे, तुलसीदास अवधि में रामायण को रामचरितमानस की भाषा में लिख रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा होगा देश में, यानी कि धर्म में वो विराजमान रहा होगा। लेकिन जिस समय ईसाई भारत में आए तो उनको समझ में आया, वो कारण ढूंढने लगे। इसलिए आपको लिटरेचर जितना भी मिलेगा वो ईसाइयों के समय का मिलेगा। ईसाई भारत में आए तो भारत में ईसाइयों के आने के बाद उन्होंने भारत की गुरुकुल परंपरा, भारत की धार्मिक परंपरा, भारत की शिक्षा व्यवस्था, इसको नष्ट करना उचित समझा, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक भारत को धर्म से नहीं भटकाया जाएगा, जब तक भारत की वो लीग, वो रिश्ता नहीं तोड़ा जाएगा जो गुरुकुलों से उनका है, तब तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। मुगलों के 800 वर्षों के शासन के बाद भी, मुसलमानों के 800 वर्षों के शासन के बाद भी भारत में वो बहुत सफल नहीं हो पाए। केवल वो नोच खसोट करते रहे, वो अत्याचार करते रहे, वो यहाँ से धन वसूली करते रहे। हाँ, ये जरूर है कि जो सत्ता के बहुत नजदीक लोग थे और सत्ता से जो लाभ लेना चाहते थे, वो मुसलमान भी बन गए। ये भी कहा जा सकता है जो हृदय के कमजोर थे, जिनका धार्मिक संस्कार कमजोर था, वो आसानी से कन्वर्ट हो गए और वो वहां चले गए। ऐसा भी प्रकरण आता है कि ये कहा गया उनके द्वारा कि उनकी बहनों का, उनकी महिलाओं का या उनके मलमूत्र उठाओ। अगर मलमूत्र उठाते हो तो तुम हिंदू रह सकते हो, अगर नहीं उठाते हो तो फिर तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। हिंदुओं ने मलमूत्र उठाना पसंद किया। ऐसे हिंदू जो उनसे इन विषयों पर लड़ रहे थे, बाकी हिंदू समाज ने उनका बहिष्कार किया और कहा कि तुम्हारा धर्म भंग हो गया। इस बात को लेकर लोगों ने एक सामूहिक नाम उनको दिया, जिसको आप आज भंगी कहते हैं। ये उनके जीवन चरित्र, उसमें सभी जातियों के लोग थे, ये उनके द्वारा संघर्ष और मलमूत्र उठाया, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए। ये उनकी विरासत है। अब आप सोच लीजिए कितना संघर्ष हुआ होगा। लेकिन अंग्रेजों ने जब गुरुकुलों को समाप्त करना शुरू किया, उससे पहले वो मिशनरी की एजुकेशन लाए। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को उन्होंने यहाँ प्रचार प्रसार में लगाया और कहा कि अंग्रेजी एजुकेशन के लिए तुमको काम करना है। राजा राम मोहन राय कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते हुए उन्होंने कंपनी के स्कूलों में, मिशनरी के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए, ऐसी पूरी शक्ति लगाई। 2 वर्ष तक उनकी ट्रेनिंग भी इंग्लैंड में हुई। 10 वर्ष तक वो कंपनी के एम्प्लॉई पहले से थे। इसके बावजूद हिंदू समाज उनके नज़दीक नहीं गया। तब अंग्रेजों ने चाल खेली और सती प्रथा जैसे एक फेक कॉन्सेप्ट बनाया। उस सती प्रथा के फेक कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। हिंदू हृदय था, पिघल गया। उसने कहा ये अत्याचार अगर इस व्यक्ति ने रोका है तो ये मेरा आइडियल हो सकता था। और वहीं से कंपनी के स्कूल, यानी कि मिशनरी के स्कूलों में हमारे बच्चे जाने लगे। वो उनकी पहली सफलता थी। राजा राम मोहन राय वो पहले एजेंट थे। इसके बाद जो होना शुरू हुआ तो गुरुकुलों की शिक्षा को ओवरनाइट, एक रात में अवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये कहा गया कि गुरुकुलों में जो कोई भी पढ़ेगा वो शिक्षा है ही नहीं, उसको शिक्षित नहीं कहा जाएगा, वो एजुकेटेड नहीं होगा। इसके बाद गुरुकुलों को बंद करना, उनके जो गुरुकुलों का पालन करते हैं या जो वहाँ जाते हैं उनको अपराधी घोषित करना। और अब अपराधी कैसे घोषित हो, तो उसके लिए मैकाले उस समय लॉ कमीशन बनकर आया था। मैकाले ने पहला इंडियन पीनल कोड की स्थापना की। क्या अपराध होगा, क्या नहीं होगा, ये पहला पीनल लॉ भारत में बनकर आया था, जिसकी रिकमेंडेशन सन 1834 या 35 में की गई थी। 1858 में जिस समय ये कंपनी यहाँ से गई है और ब्रिटेन के महारानी का शासन शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये पहला ऐसा कानून था जो महारानी का शासन यहाँ स्थापित करता था, कंपनी को यहाँ से हटाता था। 1858 में इस कानून को पास किया गया, लेकिन 2 वर्ष तक इसको रखा गया। 1860 में इसको पास कर लिया गया।
उसको 2 वर्ष तक रखा गया कि इसका प्रचार प्रसार होगा और 1862 में उसको लागू किया गया। लेकिन इंडियन पिनल कोड जो मूल रूप से अपराध बताता था कि क्या अपराध हैं और उन अपराधों की सज़ा क्या होगी, इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, न्यायालय कैसा होगा, इसके लिए एविडेंस कैसे आएंगे, तो एविडेंस एक्ट पास किया गया और एविडेंस के बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पास किया गया। तो क्रिमिनल का प्रोसीजर कैसा होगा और एविडेंस कैसे होगी, नहीं तो हम लोग वो लोग हैं जो सत्य के अलावा कुछ बोलते नहीं है, सत्य वचन, और उन पर गीता की कसम खा ली जाती थी। गीता की कसम खाने वाला व्यक्ति, गंगा जल हाथ में लेने वाला व्यक्ति, आज भी भारत में गंगा जल की कसम दिलवाई जाती है, गीता की कसम दिलवाई जाती है और कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। हम इतने अपने धर्म से, गीता जी से बंधे हुए लोग। इसमें एक जो प्रॉब्लम आई, जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल खड़े किए, वो ये थी कि सेक्शन 64 जहां पर सम्मन की बात करता है, मैं पिटीशन का नाम बता दूं, कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन 958/2022, यानी कि रिट पिटीशन सिविल नंबर 958/2022 कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये क्लेम किया गया कि महिलाओं को इनइक्वल माना गया, उनको सबऑर्डिनेट माना गया पुरुषों के, जबकि भारत में हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सामने लाने की बात करते हैं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया था। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट हुए, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इंडियन पिनल कोड, एविडेंस और सीआरपीसी पर नए कानून लाने वाले हैं। ऐसा अमित शाह जी भी राज्यसभा में बोल चुके हैं, बीइंग ए होम मिनिस्टर, कि हम इस पर नए कानून ला रहे हैं। हालांकि ये कहा गया कि सन 2018 में इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर या उनमें से कुछ लोगों को इकट्ठा करके, कुछ प्रोफेसर्स को इकट्ठा करके वो बनाई गई थी और ये कहा गया था कि आप इस पर रिकमेंडेशन करें। इसका नोटिफिकेशन मार्च 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स कमेटी बिठाई गई थी और उससे कहा गया था कि इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में क्या आप कर सकते हैं, नए बनाने हैं। इसमें उनके अलावा महेश जेठमलानी जी, जेपी थरेजा जी, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो जीपी थरेजा जी हैं, और इसके अलावा प्रोफेसर्स उसमें हुआ करते थे। उनकी रिकमेंडेशंस 2022 में उन्होंने आपसे वो मांगा कि भाई किसी के पास सजेशंस हो, तो पर फरवरी 2022 तक सजेशंस मांगे गए थे। मेरी उम्मीद है कि भारत में पहली बात तो ये है कि लोगों को पता ही नहीं लगा होगा कि इस प्रकार की कोई कमेटी बैठी हुई है, और सजेशन देने वाले तो हमारे यहाँ होते नहीं। हमारे यहाँ सजेशंस हवा में दे सकते हैं, लिखित सजेशन कोई नहीं देता। हमको दिन में 10-20 मेल्स आते हैं जो ये कहते हैं सर, मेल मतलब ईमेल, जिसमें कहा जाता है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैंने कभी उनसे पूछा कि इस पर कोई ड्राफ्ट बना कर दीजिए, कोई आपका डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आपके पास हो, कोई रिसर्च वर्क हो दीजिए। आज तक मुझे किसी का कोई रिसर्च वर्क नहीं मिला, एक आध को छोड़कर। अब आप समझ लीजिए कि भारत में पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत लोग उपदेश देने वाले हैं, लेकिन उस पर काम करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये हमारे यहाँ की समस्या है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इन 3 कानूनों में जो संशोधन की बात कही गई होगी, उसमें भारत में तो सजेशंस बहुत कम, नॉमिनल कहीं आ गए हों तो आ गए हों। और इतना मुझे विश्वास है कि जब तक सजेशंस नहीं आएंगे, जब तक इसमें, हाँ ये बात ज़रूर है कि मुझे इस बात का इल्म है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे, उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स से सजेशंस मांगे गए थे बाकायदा लिखित रूप में, लेकिन उनको अलग अलग पोर्शन दे दिया गया था कि आपको इस विषय पर देने हैं, जबकि उनके अनुभव बहुत सारे दूसरे भी हो सकते थे। तो वो भी मुझे लगता है डिफंक्टेड, मतलब पूर्ण रूप से जैसा होना चाहिए वैसे सजेशंस नहीं दिए गए थे या नहीं मांगे गए थे। उनको 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 1 सेक्शन बता दिया गया था कि इस पर आप सजेशन दीजिए अलग अलग लोगों को। तो मुझे लगता है वो जो कंपेल्ड या जो बड़ा फॉर्म हो सकता है, वो बड़ा फॉर्म नहीं आया होगा। हाँ, ये ज़रूर कहा गया था कि ये ज़रूर कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पिटीशन है कि सेक्शन 64 जो ये कहता है कि सीआरपीसी में अगर कोई सम्मन किया जाता है तो घर में कोई मेल मेंबर उसको रिसीव कर सकता है, मेल एडल्ट मेंबर, फीमेल्स नहीं कर सकती। ये जो लोग कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देते हैं उनको भी पता है कि फीमेल्स को इनएलिजिबल माना गया है उस मामले में जहाँ पर क्रिमिनल सम्मन हो।
तो ये कहा गया कि भई बहुत सारा ऐसा विषय है हमारे देश में कि केवल 22% महिलाएँ काम करती हैं समाज में, बाकी 78% घर में रहती हैं। और अब न्यूक्लियर फैमिली चूँकि बनती जा रही है, इसलिए महिला को सम्मान चूँकि रिसीव नहीं हो सकता, इसलिए वो सम्मान कैसे रिसीव हो, ये एक बड़ी समस्या है। और अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस बात को कंसिडर किया है कि क्या महिलाएं भारत में इनएलिजिबल है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं साहब, नया हम एक्ट ला रहे हैं और उन नए एक्टों में हम ये सारी चीज़ें जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं उन सबको कंसिडर करेंगे। मुझे लगता है कि हमें भी अगर अभी भी सजेशंस हमारे पास कुछ रहते हैं तो हमको उनको होम मिनिस्ट्री को दे देने चाहिए, उस कमेटी को दे देने चाहिए। एनएलयू दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के हाथ में इस समय वो है कि वो उस पर काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।